तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो साल था 2019 का और बिल्कुल यही टाइम था, आईपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका था। तो उस समय मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत लोग आप लोग जानते होंगे जो उत्तराखंड से होंगे। तो वहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चों की क्लास ले रहा था, ठीक है। लेकिन मसला ये था, जो ये मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब थी ये कॉन्ट्रेक्चुअल थी, ठीक है। तो 2 साल के बाद जो था उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता। तो उसके पहले मुझे मतलब कोई दूसरा जॉब ढूंढना था। तो मैंने चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई कि कौन सा जॉब जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और किस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है मेरे मुताबिक है, मतलब जो मेरी मजबूती है मैथ उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो मैंने देखा बैंकिंग एग्ज़ाम में आपकी जो सिलेक्शन है जल्दी हो जाती है, आपके हाथ में जॉब जल्दी हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो मैंने गाइज आईपीएस पीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट करी सीरियसली नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है। तो बिल्कुल यही टाइम था। तो उस समय मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, कौन से सोर्सेस यूज किए, ठीक है, कितना मैंने टाइम दिया प्रिपरेशन को, और मेरी जर्नी प्री मेंस इंटरव्यू की कैसे रही, मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि भाई देखो आईपीएस पीओ 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। 6700 सीट है लगभग, ठीक है। और चांसेस है कि सीट 8000 हो सकती है। तो मेरे टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था तो इतनी सीट नहीं थी, कम ही सीट थी, ठीक है। और मुझे लग रहा है 5000 के अंदर ही सीट थी। तो मैंने आईपीएस पीओ कैसे क्लियर किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी बिना किसी कोचिंग के हेल्प से, सेल्फ स्टडी करके, ठीक है। और ऑनलाइन स्टडीज़ मटेरियल का यूज करके, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई माई सेल्फ रवीश रंजन एंड आई क्लियर आईपीएस पीओ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर किया, और उसके बाद मैंने एसपीआई पीओ भी क्लियर किया, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ, ठीक है। तो अगर बात की जाए कि आईपीएस पीओ जब नोटिफिकेशन आई, तो उस समय मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, ठीक है। तो मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि बच्चों की क्लास भी लेनी थी और अपनी पढ़ाई भी करनी थी। तो मैं कैसे पढ़ाई करता था भाई, देखो नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने जो आपके अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लिया फटाफट, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ गया, ठीक है। और जो हाई लेवल क्वेश्चन था ना, मैं स्टार्ट से ही प्रैक्टिस करता था। क्योंकि भाई आप लोग ऐसे करते कि प्री की प्रिपरेशन अभी करेंगे, मेंस की बाद में करेंगे, मैं वैसे नहीं करता था। मैं डायरेक्ट जो है मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट से ही करा, ठीक है। और मेक श्योर जो हाई लेवल क्वेश्चन थे उसको मैं बनाता था और प्री के मॉक्स लगाता था। तो मॉक्स मैं जनरली फ्री जो भी फ्री मॉक्स मुझे मिलते थे, आपको मैंने वेबसाइट बता रखी, उससे लगाता था, ठीक है। तो भाई मैं जो था, आपको रानी खेत, आप उत्तराखंड वाले लोगों को पता होगा, वहाँ पे था, वहाँ से 1 घंटे दूर है। बीटी के आई टी द्वारा हार्ड बोलते हैं, वहाँ था। तो मेरा जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था देखते ही देखते अचानक से आ गया, बहुत जल्दी आ गया, ठीक है। और उसका सेंटर हल्द्वानी पड़ा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि पहाड़ी रास्तों से होके जाते थे, ठीक है। तो मुझे इशू थी कि वॉमिट हो जाती थी। तो जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गया उस दिन मैंने ज़्यादा खाया नहीं था और मैंने वॉमिट भी कर दी रास्ते में, क्योंकि पहाड़ी रास्तों से ऊपर नीचे गाड़ी जा रही थी, ठीक है। तो जब मुझे याद है मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आईपीएस पीओ का देने गया था, तो उस समय मेरे अंदर कोई भी एनर्जी नहीं थी भाई। मतलब एक होता है ना एनर्जी, मतलब फिजिकल एनर्जी बोल रहा हूँ। मेंटली मैं टफ था कि मुझे क्लियर करना है, लेकिन मतलब होता है ना, एक तो वॉमिट हो गई थी, मैंने कुछ खाया नहीं था, मुझे कमजोरी लग रही थी, ठीक है। तो मतलब जैसे तैसे मैं एग्ज़ाम देने गया, लेकिन अंदर से मेरे अंदर जोश था कि कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं गया और मैंने पूरे जो 1 घंटे अपना 100% दिया, ठीक है। तो बहुत बच्चे ये भी कहते हैं मेरा सेंटर दूर है, एग्ज़ाम देने जाना चाहिए कि नहीं। भाई देखो मैं पहाड़ी रास्तों से हुए वॉमिट करते हुए गया, कमजोरी लग रही थी, फिर भी एग्ज़ाम में बैठा, लेकिन भरोसा रखा कि मैं क्लियर करके रहूँगा चाहे जो हो जाए। तो मैंने लास्ट सेकेंड तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश की, ठीक है। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेरा क्लियर हो गया था, मैंने आई थिंक 70 अटैम्प्ट किए थे, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो उसके बाद आ गया आपको मेंस। तो मेंस मेरा सेंटर पर आता रुड़की, मुझे याद है। तो फिर मैंने आपको हल्द्वानी जो है काठगोदाम बोलते हैं, वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी रुड़की के लिए, ठीक है। फिर एग्ज़ाम देने गया। तो जो एग्ज़ाम था आईपीएस पीओ मेंस बहुत टफ आया था भाई, खासकर उसका जो क्वांट मैथ है टफ आया था। जब मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकल रहा था तो बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि ये आईपीएस पीओ का मैथ इतना टफ है, बेसिकली वो लोग थोड़ा मतलब आंख से आंसू निकल गए बहुत बच्चों के। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मैंने मैथ में सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्व किया, और मैंने डीआई के सेट भी सॉल्व किए, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात थी, एक डीआई में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना, 2 2 मार्क्स के, यानी 10 मार्क्स के, तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं बच्चों की बात सुन रहा था और अंदर से मैं खुश था कि भाई मैंने अच्छा किया है, और मुझे कॉन्फिडेंस था मैं क्लियर कर लूँगा, ठीक है। तो गाइज आईपीएस पीओ के जो आपके मेंस में मेरे 100 के आसपास मार्क्स थे, और मुझे लग रहा है मतलब मैं कट ऑफ के 28 मार्क्स ऊपर था, 28 समथिंग मार्क ऊपर था। तो मतलब मैं कंफर्टेबल पोजीशन में था, ठीक है। तो गाइज अब आ गया मेरा इंटरव्यू का बारी। तो इंटरव्यू मेरा था लखनऊ में, और लखनऊ में इंटरव्यू था।
और मैं गया तो मतलब 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है आईपीएस पीओ का। तो जो इंटरव्यू का पैनल था भाई, उसने मुझसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे, ठीक है। मतलब ये वन लाइनर नहीं पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे अगर आप ब्रांच मैनेजर हो, अगर आपको लोन करना है तो कैसे करोगे, ये सब मतलब वो बहुत डीप चले गए। तो मतलब एक तरीके से टफ इंटरव्यू हुआ था मेरा आईपीएस पीओ का, ठीक है। लेकिन मैंने अपने तरफ से भरसक कोशिश करी, कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मतलब जो भी बोला ऐसा नहीं, ब्लफ नहीं करा, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आंसर करी, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू का जो स्कोर था 100 में 73 मार्क्स था, ठीक है। तो टफ इंटरव्यू के लिए इसको आप अच्छा बोल सकते हो। तो गाइज फाइनल रिजल्ट जो था उस टाइम थोड़ा डिले हो गया, जनरली अप्रैल को आती थी रिजल्ट, लेकिन उस समय कुछ इशू हो गई थी। तो रिजल्ट के लिए भी हम लोग को बहुत जोर आजमाइश करनी पड़ी। हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ था और आईपीएस पे प्रेशर बना रहे थे, भाई जल्दी रिजल्ट डालो, ठीक है, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे। तो आखिर 1-2 महीने लेट से ही लेकिन रिजल्ट आया, ठीक है। तो रिजल्ट में मेरे मार्क्स थे 100 में मार्क्स आपका कैलकुलेट होता है, ठीक है। मेंस का वेटेज 80% था और इंटरव्यू का 20%। तो 100 में से मेरे नियरली 50 के आसपास मार्क्स थे और कट ऑफ आई थिंक 43-44 था, ठीक है। तो मतलब मैंने आराम से क्लियर कर लिया था आईपीएसपीओ। और मैंने जो प्रीफरेंस था, पहले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने उस साल कोई भी वैकेंसी नहीं दी थी, तो मुझे जो सेकेंड चॉइस है बैंक ऑफ इंडिया, वो मिल गया था। तो गाइज अभी तो और भी कहानी बची हुई, अभी रुक जाओ थोड़ा। मुझे जो है पटना मेरा घर है, तो मुझे पटना जोनल मिला था बैंक ऑफ इंडिया का। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे घर मिल गया। लेकिन जब मैं मतलब जिस दिन मेरा मतलब ब्रांच देने की बात आई, तो उन्होंने मुझे यूपी बिहार के बॉर्डर, मतलब पटना से दूर भेज दिया। यूपी बिहार बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव है रामगढ़, अगर आप लोग को पता होगा, गाजीपुर से 8 किलोमीटर है, तो वहाँ मुझे दे दिया, ठीक है। तो गाइज दिस वाज माय फर्स्ट टाइम। और मुझे बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांच मिली थी वो स्केल 4 ब्रांच थी और बहुत रस वाली ब्रांच थी, ठीक है, गांव की ब्रांच थी। तो वहाँ इतनी कस्टमर की भीड़ मैंने देखी कि मैं हैरान रह गया। भाई इतने लोग मतलब कैश निकालने आते, इतनी भीड़ थी। वहाँ पे जनरली एटीएम सब नहीं होता है, तो लोग पैसे निकालने बैंक के ब्रांच में ही आते, ठीक है। उसके अलावा जो वहाँ के स्टाफ थे वो भी बहुत फनी थे भाई। मतलब जो मैंने बैंक ऑफ इंडिया में बता दूँ 6-7 महीने मैंने गुजारे। उसके बाद मैंने SPI PO एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और हाँ, मैंने SPI PO का एग्ज़ाम क्लियर किया था, वो बैंक ऑफ इंडिया में पीओ ऑलरेडी रहते हुए किया था, ठीक है। तो गाइज मुझे टाइम मैनेज की प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, तो उसकी भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कहानी। लेकिन जो मैंने 6-7 महीने मतलब बैंक ऑफ इंडिया में गुजारे, वो यादगार पल थे, ठीक है। और खासकर वो जो विलेज का रूरल ब्रांच था, वहाँ के स्टाफ हमेशा कुछ ना कुछ कारनामा करते रहते थे, ठीक है। और मतलब कोई रूल रेगुलेशन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, बहस मामूली चीज़ थी। लोग मतलब खतरनाक चीज़ करते थे। तो मुझे बहुत मज़ा आता था, क्योंकि अगर आप काम के साथ साथ एक्शन भी आपको देखने को मिले ब्रांच में, तो कौन नहीं चाहता है भाई, चलो अच्छी बात है। तो गाइज मैंने 6-7 महीने काम किए और मतलब जैसे वो ऐसा रूरल एरिया था जहाँ पे कोई कुछ फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, दूर दूर तक कुछ नहीं था। एक छोटा सा मार्केट था, वहीं पे बेसिकली आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि मुझे दूर गांव मिल गया, यहाँ फैसिलिटी नहीं है, मैं कैसे। भाई मैंने तो उसको भी एंजॉय किया, ठीक है, हर चीज़ को एंजॉय करो। मतलब जो गांव का था, खेत था, वही में मैं एंजॉय करता था, ठीक है। तो मैंने 6-7 महीने मेरे जो बहुत मेमोरेबल टाइम थे। और वहाँ के जो स्टाफ थे, खासकर वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, तिवारी जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो नमस्ते। तो उन सब से बहुत मेरी दोस्ती हो गई थी, वो लोग अभी भी मुझे याद करते हैं। तो उसके बाद तो मुझे XBIPO में सिलेक्शन हो गया, अहमदाबाद सर्किल मिल गया, तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा। तो लेकिन जो IPS PO में मैंने एग्ज़ाम क्लियर करके बैंक ऑफ इंडिया में गया, तो मुझे यादगार पल है 6-7 महीने, ठीक है। तो मैंने जो पढ़ाई करी थी, मैंने बता दी, सेल्फ स्टडी से करी थी, बिल्कुल कोई कोचिंग की हेल्प नहीं ली। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो फ्री में मिलते हैं आपको, वो मैंने यूज़ करके एग्ज़ाम क्लियर किया। तो जो बच्चे बोलते हैं क्या अभी से स्टार्ट करूँगा तो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो भाई मेरा एग्जाम्पल है। मैंने IPS PO नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ी थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब कौन सा एग्ज़ाम देना है, बस मैं चाहता था जल्दी मुझे जॉब लग जाए। क्योंकि जब आज गाइज मिडिल क्लास से होते हो, तो आपके पास बहुत ऑप्शन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप बहुत टाइम तक वेट कर सकते हो, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी हाथ में जॉब चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि फैमिली वाले आप पे डिपेंडेंट होते हैं। तो बैंकिंग एग्जाम ऐसी है जहाँ पे आपको सिलेक्शन फास्ट हो जाता है। इस बार जो आपकी IPS PO में 6,715 सीट है, लेकिन चांसेस है 3 बैंक ने अभी तक आपका NA नॉट रिपोर्टेड दिया है, तो चांसेस है कि 8,000 के ऊपर सीट हो सकती है। तो भाई मेरे टाइम में तो इतनी सीट नहीं थी, 5,000 के नीचे ही थी, ठीक है। फिर भी मैंने एग्जाम क्लियर किया कंफर्टेबली। तो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते रहूँगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने कैसे अच्छा स्कोर किया, इतने हार्ड टफ मेंस एग्जाम में मैंने मैथ में कैसे अच्छा स्कोर किया। मेरे सिलेक्शन की असली वजह मैथ थी, क्योंकि जो टफ मैथ था उसी में मैंने अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लिया। इसके अलावा इंटरव्यू भी मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इंटरव्यू में भी मैंने अच्छा करा, ठीक है।
तो गाइज अभी जो है 1.5 महीने है, ये आपके मतलब जो टाइम है बहुत वैल्यूएबल है, तो अपना 100% दो, ठीक है। अब जोशो जुनून जितना है सब ले आओ। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं जैसे गिरते पड़ते एग्जाम देने गया था प्री का, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया, लास्ट सेकेंड तक मैं मतलब क्वेश्चन ट्राई करते रहा और देखो उसका रिजल्ट था, मैंने आईपीएस पीओ को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ, ठीक है। और मेरा जो टाइम लाइन था, मुझे लगता है मैंने मतलब 1.5 से 2 महीने प्रिपरेशन करी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ाई करी। और मैं बता दूं, मैं पहाड़ों के बीच बैठ के जनरल अवेयरनेस करता था, मतलब पहाड़ों की खूबसूरत उत्तराखंड की वादियों में बैठ के जीए करता था। तो एक बात अच्छी थी कि मुझे शांति से मैंने पढ़ाई करी, क्योंकि वो जगह बहुत शांत थी, ठीक है। और इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता था तो वो भी रिलैक्स था, इतना कोई हेक्टिक नहीं थी, उनको भी पढ़ाता था और बाद में आके खुद भी पढ़ता था, ठीक है। तो बहुत यादगार पल थे हुए। और जब मैंने मुझे उत्तराखंड से जाना पड़ा तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, क्योंकि भाई इतनी अच्छी जगह थी, इतनी अच्छी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, और सारे गांव वाले मुझे इज्जत प्यार देते थे, इतना मोहब्बत, तो उनको भी मैं बहुत मिस करता हूँ। तो बीटी के आईटी द्वारा हाट से जो भी हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको मेरा स्पेशल हेलो। होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। तो गाइज ये थी मेरी आईपीएस पीओ की सक्सेस स्टोरी। तो होपफुली आप इससे मोटिवेटेड होके 2027 के जनवरी में जब रिजल्ट आएगा फाइनल, तो होपफुली आप अपना देख रहे होगे रिजल्ट कि मैं किस बैंक आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। और होपफुली आपकी मनपसंद बैंक आपको अलॉट होगी। तो बैंक प्रेफरेंस डालने के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सी बैंक प्रेफरेंस डालनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वो भी मैं उसको शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल गाइज आज जो है आईपीएस पीओ की प्रीलिम्स की जो है डीआई का मैराथन वीडियो लाने वाला हूं मैं, तो उसको जरूर प्रैक्टिस करना। इसमें जो प्रीवियस ईयर के डीआई पूछे गए, डाटा इंटरप्रिटेशन के जितने वेरिएशन के क्वेश्चन पूछे गए सबको मैं कवर करूंगा वन शॉट वीडियो में, ठीक है। तो इस बार का जो आईपीएस पीओ 2026 अगस्त में आपका प्रीलिम्स होने वाला है, उसमें भी वही डीआई आने वाली, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। कि मेरा अप्रोच देखिएगा कि मैं डीआई को कैसे फास्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो गाइज उस वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा, आज आने वाली है आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की डीआई मैराथन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। और आने वाले टाइम में आईपीएस पीओ की मेंस रिलेटेड वीडियो भी बहुत सारी लाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस साल जो आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गाइज मेरे साथ नेट प्रैक्टिस करो, मैथ में तो अच्छा स्कोर करना है, इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट में भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, प्री मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो इस बार आईपीएस पीओ 2026 क्लियर करके रहना, चाहे जो हो जाए, ठीक है। एंड मैं तो आपको गाइड हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ। तो गाइज आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द आईपीएस पीओ 2026 एग्जामिनेशन। अब 1.5 महीने का टाइम है प्री का और 3 महीने मेन से, ठीक है। तो पूरा दम लगा दो। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।